तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर विल बी रिवाइजिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो आपका क्वांटिटेटिव या बेसिक मैथमेटिक्स है उसके रेलिवेंट जो भी आपके टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव के पोर्शन को लेके क्वेश्चंस आते हैं उनके फॉर्मूलाज को मैं क्विकली ओवर व्यू आपको दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस कंटेंट ऑलरेडी बहुत सारा ड्राइव के ऊपर भी अपलोडेड है, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के सेशन में ऑल्दो प्रैक्टिसिंग इन्वॉल्व है बट कोई स्पेसिफिक एमसीक्यूज की प्रैक्टिसिंग इन्वॉल्व नहीं है। मैथड्स का ओवरव्यू दूंगा और चीज़ें हो जाएंगी ताकि जिन लोगों का कल से टेस्ट स्टार्ट है उनका भी ओवरव्यू हो जाएगा और वैसे भी आपको चीज़ों का रिवीजन हो जाएगी जो बाकी लोग हैं जिनका टेस्ट बाद में भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया होता है और परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट को आपने बड़ा थॉरली रिवाइज करके पेपर में जाना होता है क्योंकि परसेंटेजेस से रेलिवेंट चीज़ें आती हैं। सो परसेंटेज निकालते कैसे हैं, देखिए मैंने बचपन से याद रखा हुआ था कि हम परसेंटेज कैसे निकालते थे कि जितने मार्क्स ऑब्टेन होते थे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स होते थे इनटू आप 100 कर लेते थे। तो सेम ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर कि अगर आपने सिंपली परसेंटेज निकालनी है तो आप परसेंटेज के लिए क्या कर लो कि जो वैल्यू है आप उसको आप टॉप पे रखो, टोटल वैल्यू को आप नीचे रखो। टोटल मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी, उसको आप नीचे रखो, इंटू 100 कर लो। अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है तो यू विल इंसर्ट इट इन प्लेस ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी। फिर सम टाइम्स क्या होता है कि कोई नंबर आपके पास गिवन होता है और आपसे पूछ लेता है कि इसका 40% कितना होगा, 125% कितना होगा, इसका 30% कितना होगा। सो इफ यू हैव अ नंबर, ठीक है, और उस नंबर की आपने एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए अगर आपने उसकी परसेंटेज को स्पेसिफाई करना है कि इसका जी 40% कितना होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, उस नंबर को उठाना है और उस परसेंटेज से उठा के मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है और मैं उसका 40% निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको 40% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और परसेंटेज का साइन खत्म जब भी किया जाता है, जब भी परसेंटेज को खत्म किया जाता है तो आप 100 से डिवाइड करते हो और जब भी आप परसेंटेज का साइन लेके आते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। एनीवेज कमिंग बैक, नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, एक नंबर था लेट से जिसकी वैल्यू है 400 और मैं इसका 30% निकालना चाहता हूँ तो आपने एंट्रेंस टेस्ट में क्या आपने शॉर्टकट टेक्निक यूज करनी है या आपने मेथड यूज करना है कि जो सिंपली विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 30%। आपको परसेंटेज का भी साइन लगाने की या खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली परसेंटेज का साइन पर लगाते भी तो खैर खत्म तो करना है, आप सिंपली उसको 100 से डिवाइड कर देना फिर साथ नेक्स्ट स्टेप में एंड यू विल गेट 120। सो अगर 400 है और मैं उसका 30% निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था जो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है कि जहाँ पे वो बताया गया था, एक क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था कि एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस में 25% इंक्रीज आ गया तो बताओ कि न्यू प्राइस उसकी क्या होगी। देखें, अगर न्यू प्राइस में अगर उसका 25% इंक्रीज आया है तो न्यू प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस का 125% हो गई है। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली 125% निकाल लिया। जिन लोगों ने लाइव क्लास में वो सेशन में लाइव क्लास ली थी उनको तो वो आइडिया समझ आ गया था कि मैंने वो क्यों किया हुआ है। बट यूट्यूब के ऊपर कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि जी 125% आपने क्यों किया। देखो, जब भी किसी आर्टिकल में इंक्रीज आएगा या किसी भी चीज की वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो वो 100% में ऐड होती है। ये एक शॉर्टकट टेक्निक आपने अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए याद रखनी है टू सेव टाइम। ठीक है, अगर मेरे पास एक वैल्यू थी जिसकी वैल्यू में लेट से 12% इंक्रीज आया तो अब उसकी नई वैल्यू 112% हो जाएगी। एक वैल्यू है जिसके अंदर 30% इंक्रीज आया तो उसकी नई वैल्यू 130% हो जाएगी। सो एक आर्टिकल है लेट से जो कि पहले 1250 रुपीज का सेल हो रहा था, अब उसकी प्राइस में 25% का इंक्रीज आ गया है तो मैं उसकी नई प्राइस 125% हो जाएगी। अगेन वही बात, 125% से मल्टीप्लाई कर लेंगे और परसेंटेज को खत्म करने के लिए आप 100 से आप डिवाइड करोगे। जब आप 100 से आप डिवाइड करते हो और 100 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे कि आप जीरो को कैंसिल कर दो, फिर 5 के टेबल से 2 आ जाएगा, फिर ये 5 2 10 5 आ जाएगा। फिर आप इसको कर लो कि ये वो जो है आपके पास 662.5 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यस, आप ये भी कर सकते हो कि आप 25% पहले निकालो और फिर आप 100% में जो वैल्यू है यानी 1250 का आप 25% निकाल लो और 25% निकालने के बाद आप 1250 का उसको 1250 में ऐड कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। यस, द चॉइस इज योर्स, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, मर्जी आपकी अपनी है। बट जो मेरे वाला है उसके अंदर एक स्टेप के अंदर हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी आर्टिकल की या किसी चीज की प्राइस में कमी आई है, वो कहते हैं कि 10% कमी आ गई तो अब ओरिजिनल वैल्यू का 90% रह गया। अगर एक आर्टिकल था 1100 रुपीज का, उसकी प्राइस में 10% ही कमी आई है, अब अगेन दो मेथड है, या तो इसका 10% निकालो और 1100 में से माइनस कर लो या फिर डायरेक्टली आप इसका 90% निकाल लो। तो आप बजाय स्टेप्स करने के यूं भी कर सकते हो। सो 11 9 90 हो जाएगा
और 99 हो जाएगा और साथ में 0 आ जाएगा, तो नई प्राइस उसकी 990, तो मेरा 1 स्टेप में हो गया। अगर आप पहले 10% निकालोगे तो 110 आएगा, फिर आप माइनस करोगे तो आपका 2 स्टेप्स में वो उस तरह के प्रोसीजर से होगा। सो परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने परसेंटेजेस और कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे दिया। इसके साथ सम टाइम किसी चीज में परसेंटेज इंक्रीज हमने बताना होता है कि जी पहले प्राइस इतनी थी, अब प्राइस इतनी होगी, तो बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है। या एक चीज की क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब बढ़ के उसकी क्वांटिटी इतनी होगी, तो बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है। सो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू करते हो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू करते हो, इनटू 100 आ जाता है। देखो, किसी भी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज स्टूडेंट्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल और ओल्ड वैल्यू। सिमिलरली अगर आप एक प्राइस में डिक्रीज आ गया, भाई एक चीज थी पहले 1100 की सेल हो रही थी, अब 990 की सेल हो रही है, मैंने बताना है कितना परसेंटेज डिक्रीज आया है। तो उसके केस में भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है कि परसेंटेज डिक्रीज आप कैसे निकालोगे। उस केस में आपकी ओरिजिनल वैल्यू इज ग्रेटर, क्योंकि न्यू वैल्यू आपकी स्मॉलर हो जाती है, तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू करोगे, लेकिन डिवाइड आप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करोगे, इनटू 100 आएगा। मैं इसी की एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि पिछले क्वेश्चन के साथ ही इसको लिंक कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल था जिसकी प्राइस जो थी वो पहले 990 रुपीज थी, उसकी प्राइस इंक्रीज होकर अब 1100 रुपीज हो गई है। तो आपने ये बताना है कि परसेंटेज उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज आया। सिंपली आप इस फॉर्मूला को यूज कर लोगे। सो द न्यू वैल्यू इज 1100, द ओरिजिनल वैल्यू और द ओल्ड वैल्यू इज 990, डिवाइडेड बाय आप 990 कर दोगे, सॉरी डिवाइडेड बाय आप जो है, हाँ 990 ओरिजिनल वैल्यू वो कर दोगे, इनटू आप 100 करोगे। सो हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा, नीचे आपने डोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू रखनी है, आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास आ रहा है 110, नीचे आ रहा है आपके पास 990 इंटू 100, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दो, 11 वन सा 11 नाइन सा, तो अप्रॉक्सीमेटली 11% का या जितने भी परसेंट का या 10% का आपके पास इंक्रीज आ रहा होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज के केस में, परसेंटेज डिक्रीज के केस में, और शॉर्टकट मेथड भी बता दिया कि परसेंटेजेस निकालनी हो तो कैसे आ जाती हैं। नेक्स्ट जो एक बिग ट्रिकी चीज़ है वो है जी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर एक थॉरली लेक्चर अलहदा से अपलोडेड है कि वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को कैसे करना है। मैंने बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस किए हैं, उन सैम्पल क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पास पेपर ओरिएंटेड है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी चूंकि अपने पास पेपर तो रिलीज नहीं करती हैं, बट ओवर द ईयर्स हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, बल्कि इनफैक्ट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अस, तो उनका जो फीडबैक होता है वो चीज़ें हमारे पास गैदर होती हैं वहां से। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर स्टेटमेंट को समझना इज द राइट चॉइस। तो आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने उसके मुताबिक आपने अपनी इक्वेशन बिल्डअप करनी है। जब आप उसके मुताबिक इक्वेशन बनाओगे और सिंपली फिर आपने अलजेब्राइक रूल्स लगाने हैं और आपने उसको सॉल्व करना है। सो आपने करना क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स का जो लेक्चर है उसको इन डेप्थ देख लेना है, इन डिटेल देख लेना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स का आइडिया देने के लिए, एक से दो एग्जांपल्स, क्योंकि आज के लेक्चर में सॉल्विंग कम है, वो फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट की रिवीजन ज़्यादा है। सो मैं वापस आऊँगा फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट की रिवीजन। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम की सॉल्व कर रहा हूँ जिसके अंदर यही परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इनटू योर इक्वेशन। सो द कॉस्ट प्राइस of a shirt is 600 and it is sold at a 20% profit. What is the selling price of the shirt? So आपसे पूछा ये जा रहा है कि एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ है, उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 20%। आपने ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? सो प्रॉफिट इज योर सेलिंग प्राइस, यानी जितने का आपने आर्टिकल बेचा माइनस करते हो उसमें से कॉस्ट प्राइस। और अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हो तो वही जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट रिवाइज कराया है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है आपके पास। ठीक है, सो परसेंटेज प्रॉफिट आपके पास 20 है, ये जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके मैंने डिवाइड कर दिया, सेलिंग प्राइस को मैंने एक्स का नाम दे दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस इज 600 रुपीज, डिवाइडेड बाय मैं 600 कर दूंगा। अगेन अगर आप देखो तो दिस इज द सेम फॉर्मूला जो कि न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 था। इंक्रीज है ना, प्रॉफिट तो इंक्रीज है जब आपने एक चीज ज्यादा महंगे दामों बेची है, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, टू वन सा टू फाइव सा, 600 जो है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 600 में से डिवाइडेड बाय 5 करोगे इज इक्वल टू एक्स माइनस 600 आ जाएगा। सो 5 वन जा 5 12 जा 60 120 ये आ गया। 600 यहाँ पे ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 120 में 600 ऐड करोगे 720 आ जाएगा। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू शुड स्टिक टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ स्टिक रहना है, कोई चीज एक्स्ट्रा देखो मैंने ऐड नहीं की है। तो एक और वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा वर्कर से रिलेटेड है, लेकिन पहले मैं इसके फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज करवा दूं। तो अगर नेक्स्ट बात की जाए तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ही आपके पास जो चीजें हैं, सो वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास जो नेक्स्ट चीजें हैं वो ये होती हैं कि आपके पास रेट
से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क से रिलेटेड होते हैं चीज़ें, कि इतने लोग हैं वो इतने दिनों में काम कर रहे हैं, और अगर आप मैंने नंबर ऑफ पर्सन इतने कर दिए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। या फिर फूड है, वो मेरे पास इतने लोगों के लिए है, वो के लिए खाना है मेरे पास लेट्स से 40 डेज का, इतने बंदे नए ऐड हो गए या इतने बंदे उसमें से चले गए, अब वो फूड कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगी। सिमिलरली क्वेश्चन आपके पास ये होते हैं कि जी एक काम है वो 17 डेज में 10 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये काम जो है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाए, तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए होंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि जी डिस्टेंस निकालना है आपने चीज़ों के बीच में, या रेट ऑफ ट्रैवलिंग निकालना है। तो इसका सबसे आसान बात यह है कि देखो, एक तो इसमें आपने ये देखना है कि रिलेशनशिप इनवर्स है या डायरेक्ट है, नो डाउट ये आपको देखना चाहिए। बट मैंने एक ट्रिक इसके लिए डिवाइस की हुई है, एक टिप मैं आपको देता हूँ इसकी, या मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। इसकी ट्रिक या ट्रिप ये है कि आपने करना क्या है कि जो भी गिवन डेटा होगा आपके पास, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आस्क डाटा है आपने उसको उससे डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर, रादर देन गेटिंग इंडल्ज और इन्वॉल्व इनटू इनवर्सिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज मैंने अपने मैराथन लेक्चर्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी बताई हुई है, आपके पोर्टल के ऊपर भी जो लेक्चर्स अपलोडेड है उसके अंदर भी ये चीज मैंने बताई हुई है कि रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व यार इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अ टिप इज रेट ऑफ डूइंग वर्क के अंदर, या फूड की सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं, या कितने पैसे कितने लोगों को पूरे होंगे, उसके लिए आप क्या है कि जो गिवन डाटा है उसको मल्टीप्लाई कराओ, आस्क डाटा से डिवाइड कराओ, आस्क डाटा जो पूछा गया वो वाला आ जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल करके देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि अगेन वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेता है। कहता है वर्कर कंप्लीट्स अ टास्क इन 6 hours इफ अनदर वर्कर working at half the efficiency joins him, how long will it take for both to complete the same task together? खैर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, वो वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सो पहले इसको देख लेते हैं। सो एक वर्कर है जो कि 6 hours में टास्क जो है वो कंप्लीट करता है, हाफ ऑफ द एफिशिएंसी है। खैर आगे जाके मैंने यही कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना था। तो समटाइम्स आपके पास टाइम गिवन होता है, सो टाइम को अगर आपने रेट ऑफ वर्क के साथ आपने कंपेयर करना है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने उसको रेट ऑफ वर्क के साथ कंपेयर करना है तो आप टाइम को रेसिप्रोकल ले लो। जब आप टाइम का रेसिप्रोकल लोगे तो यू विल हैव द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यू विल हैव द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आपने किस तरीके से करना है कि जो गिवन टाइम है उसको आप रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकेट कर लो, रेसिप्रोकेट आप करोगे तो यू विल हैव द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है, स्टिक टू द स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि एक वर्कर 6 घंटे में काम करता है और एक और वर्कर है इसकी एफिशिएंसी हाफ है। हाफ एफिशिएंसी का मतलब है कि वो सेम काम 12 आवर्स में करता है, वो हाफ एफिशिएंट है, यानी उसकी एफिशिएंसी 50% काम है, यानी वो हाफ एफिशिएंट है, तो वो 12 आवर्स में काम करता है। तो आपने ये बताना है कि दोनों जो है अगर कंबाइंड वर्क करेंगे तो कैसा होगा। सो रेट ऑफ वर्क आपने कैसे निकालना है, 1/6 कर लो, साथ 1/12 कर लो, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 6 × 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे चला गया, 6 यहाँ पे चला गया, ये 18 आ जाएगा, 6 × 12 आ गया, 6 1 6 3 3 1 3 4 कैंसिल हो गया, सो 1/4 आया, वापस रेसिप्रोकेट करो, टाइम आ जाएगा। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 आवर्स में काम कर लेंगे। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज के जो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको टाइम पूछा हुआ है और टोटल क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, टिप ये है कि आपने टाइम का रेसिप्रोकल कर लेना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट द कंबाइंड रेट या कंबाइंड टाइम या हाफ टाइम, जो भी निकालना है आपने, वापस रेसिप्रोकेट कर लो, टाइम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दीज थिंग्स अप, और आपने चीजों को लेके चलना है इन दैट केस। अच्छा, जो मैंने अभी फॉर्मूला लास्ट रिवाइज करवाया कि टोटल आपने कैसे करना है, फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बैरिया के अंदर बहुत दफा रिपीटेड भी रहा है वैसा क्वेश्चन, कि जी एक हमारे पास एक हॉस्टल है जहाँ पे फूड जो है, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवाया था, मैराथन के अंदर भी है, एक फूड है जो कि 40 लोगों के लिए 30 डेज की फूड जो है वो अवेलेबल है हमारे पास एक हॉस्टल के अंदर। अब हॉस्टल के अंदर 40 लोगों की फूड जो है फॉर 30 डेज अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या हुआ है कि जी हॉस्टल के अंदर आपके पास 10 न्यू कैंडिडेट्स आ गए हैं, या लेट्स से 10 कैंडिडेट्स चले गए हैं फॉर एग्जांपल। सो 10 कैंडिडेट्स दे हैव लेफ्ट द हॉस्टल, सो 10 स्टूडेंट्स दे हैव लेफ्ट दैट हॉस्टल, सो 10 लोग हॉस्टल में से चले गए हैं। अब आपने ये बताना है, अब आपने ये बताना है कि अब जो फूड थी वो कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगी। सो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी कि 40 डेज के लिए फूड सफिशिएंट है, 40 पीपल की फूड सफिशिएंट है फॉर 30 डेज इन अ हॉस्टल, 10 पीपल या 10 स्टूडेंट दे लेफ्ट द हॉस्टल। अब आप बताओ कि कितने दिनों के लिए वो फूड चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी इनवर्स डायरेक्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो गिवन डेटा है उसको आप मल्टीप्लाई करवाओ और जो आस्क डाटा उससे डिवाइड कराओ, आंसर आ जाएगा आपके पास। सो गिवन डाटा क्या है, फूड है आपके पास 40,
डेज के लिए 40 लोगों के लिए 30 डेज के लिए। सो टोटल फूड या टोटल मील्स आपके पास आ जाएंगी 40 × 30। डिवाइड आप इसको कर लो, कितने लोग अब रह जाएंगे। जब 10 लोग हॉस्टल से चले गए हैं तो पीछे नए लोग 20 रह गए हैं। सो आज डाटा 20 के रिलेटेड है, सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं, पहले इसलिए करवाए हैं कि पूछा था। अब वो फूड उनको 60 डेज के लिए सफिशिएंट है। सो जो फूड पहले 40 लोगों को 30 डेज के लिए सफिशिएंट थी, अगर उसमें से 10 लोग चले गए हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको उसको आपने गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करवाना है, आस्क डाटा से आपने डिवाइड कराना है, यू विल गेट द आंसर। आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, सो ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट डिवीजन फैक्टर है, अगर उसकी तरफ आए तो चीज़ें आपसे जो पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगेन परसेंटेजेस, जब प्रॉफिट लॉस तो मैंने बता दिया। खैर प्रॉफिट का मैं फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे तो उस क्वेश्चन में मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। सो प्रॉफिट आपके पास तब होता है कि जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस आपकी कम होती है। अगर परसेंटेज में लेके जाना है तो आप इसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर देते हो। बेसिकली मैंने उस क्वेश्चन को इसलिए मैंने परसेंटेज वाले इजी मेथड से नहीं किया था कि मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देना, प्रॉफिट का मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता। लॉस आपके पास तब होता है कि जब एक चीज़ आपके पास कॉस्ट ज़्यादा थी, सेल आपने कम प्राइस पे की है, लेकिन चेंज तो जारी बात है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस के ऊपर आएगा, तो परसेंटेज लॉस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर ऐसे होते हैं कि जिसमें हमसे पैरामीटर्स पूछे गए होते हैं, बेसिक फिगर्स के एरियाज पूछे गए होते हैं। तो पैरीमीटर्स पूछे जाते हैं, एरियाज पूछे जाते हैं, रेडियस पूछ ले जाते हैं, आपसे डायामीटर्स पूछे जाते हैं, आपसे सर्कमफेरेंस पूछा जाता है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो तो प्रैक्टिस करने हैं। आज के सेशन में मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा कि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फॉर्मूलाज का। तो देखो बच्चों, पैरीमीटर्स का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि किसी भी जो पॉलीगॉन है या कोई भी एक डायाग्राम है या कोई भी एक फिगर आपके पास गिवन है जिसकी साइड्स हैं, तो सम ऑफ साइड्स आपका पैरीमीटर होता है। सो एक तो तरीकाकार यह है कि आप फॉर्मूला याद कर लो। रेक्टेंगल के केस में आपके पास ये दोनों चीज़ें विड्थ बनती हैं और ये दोनों चीज़ें आपके पास लेंथ बनती हैं। सो आप क्या कर सकते हो, 2 × विड्थ + 2 × लेंथ कर लोगे तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये W + L + W + L अगेन वो आ गया। अगर ये स्केयर होता मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड हैव अ स्केयर, तो स्केयर में तो चारों साइडें इक्वल होती हैं। अगर लेट से एक साइड x है तो x + x + x + x 4x आ जाएगा इन दैट केस पेरीमीटर। एरिया निकालना हो चाहे रेक्टेंगल का चाहे स्केयर का, आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हो। सो या विड्थ इंटू लेंथ कर देते हो, जो भी आप इसको नाम देते हो। इसके केस में लेंथ और ब्रेथ तो बराबर होता है। सो 2x × x आप करते हो, सो x स्केयर आ जाता है आपके पास एरिया इन द केस ऑफ स्केयर। अब हम बात करते हैं सर्कल की। सो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस ये चीज़ है कि सर्कल की जो टोटल बाउंड्री है, लेट से एक सर्कुलर ट्रैक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं पूरे सर्कुलर ट्रैक से रिवॉल्व करता हुआ वापस इस पॉइंट के ऊपर आया हूँ, तो ये मेरा सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2πr होता है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये रेडियस होता है। अगर आप सेंटर से लेके बाउंड्री के दूसरे एंड पे चले जाते हो तो कंप्लीट आपके पास डायामीटर होता है। सो डायामीटर क्या होता है, उसका अगर आप हाफ कर देते हो तो वो रेडियस बन जाता है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। और अगर आप सर्कमफ्रेंस को डायामीटर की फॉर्म में लिखते हो क्योंकि डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस कैन आल्सो बी रिटन एज π × d एज वेल। तो ये चीजें, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कैसे आता है, दैट इज πr²। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr² है। पाई इज कांस्टेंट है। लेट से समटाइम्स पेपर के अंदर, बैरिया के पेपर के अंदर स्पेसिफिकली, या कॉन्सेप्ट्स के पेपर के अंदर, या बाकी भी पेपर जहाँ पे आपके पास ये क्वांटिटेटिव का पोर्शन है, वहाँ पे होता क्या है आपके पास के जो एरिया है ना, एरिया के अंदर लेट से वो आपको ये कह रहा है कि जी एक रेडियस है, एक सर्कल है जिसका एरिया जो है वो मेरे पास है, जिसका रेडियस जो है वो मेरे पास लेट से 7 है। तो आप ये बताओ कि उसका एरिया क्या होगा। तो अब पाई की दो वैल्यूज दी जा सकती हैं, या तो आप 3.14 लो या 22/7 लो। तो आपने देख लेना है कि किस से मैं ज़्यादा इजीली कटिंग करूंगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता एंट्रेंस टेस्ट में। तो आपने करना क्या है कि अगर एरिया इज इक्वल टू πr² है, सो मैं अगर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूंगा, मैंने क्यों पुट की मैं भी बताता हूँ। 7 का स्केयर इज 49, क्योंकि रेडियस 7 था। 7 1 जा 7 7 आ जाएगा। सो 22 × 7 करके सिंपली आपके पास एरिया का आंसर आ जाएगा। सो विदाउट कैलकुलेटर यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट अप। सो 14 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, अगेन 14 आएगा, सो 154 आपके पास एरिया आ जाएगा इस सर्कल का। तो सर्कल के एरिया, स्केयर के, रेक्टेंगल के, इनके पैरामीटर देख लेने हैं। और ट्रायंगल का देख लेना, ट्रायंगल का मैं बता देता हूँ। सो ट्रायंगल क्या होते हैं, 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं।
ठीक है। सो तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल आपके पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल में क्या होगा, ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है जी। सिमिलरली आपके पास स्केलियन ट्राइंगल होगा। स्केलियन ट्राइंगल वो होता है जिसमें नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास दो साइड्स और दो एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं। सो एनी टू साइड्स और एनी टू एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है। जिसमें 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट नहीं होता वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होता है कि जिसके अंदर एंगल 90 से बड़ा है, और एक्यूट वो होता है जिसमें एंगल एक 90 से छोटा है। तो एक्यूट 0 से 90 के बीच का एंगल एक्यूट होता है, 90 डिग्री राइट कहलाता है। 90 से 180 के बीच का ऑब्ट्यूज कहलाता है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे आप निकालते हो, डैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप जो है वो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो निकाल लेते हो। सो ये बेस है। अगर इसके केस में हाइट नहीं है तो मैं पहले यहाँ से ये ड्रॉप करूंगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये इतनी सी बेस पहले लूंगा ये करके, ये हाइट आएगी, फिर मैं इसको यूज करूंगा। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो क्वांटिटेटिव के पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री को करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें नहीं आती हैं। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम देख लेना। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, लार्जेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट ही अप्लाई ही राइट एंगल ट्राइंगल वाले ट्राइंगल के अंदर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होता है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ द परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर आपकी हाइट है, वैसे परपेंडिकुलर और बेस में तो जो सा मर्जी आप अगर अल्टरनेट भी ले लेते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैंने बता दिया आपको, परसेंटेज से रिलेटेड चीज़ें बता दी, प्रॉफिट लॉस भी बता दिया, पेरीमीटर्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्विकली रिवाइज करवा दिया, एरियाज का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें जो है वो क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होती हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की चीज़ों के अंदर क्या है कि सिंपल चीज़ें आपने सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें आपने अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करना है, आपने अपने अलजेब्राइक फार्मूलाज को भी यूज़ करना है, आपने बेसिक सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करना है। जिसना फॉल 2024 के अंदर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, 16 है रेज टू दी पावर था ये 7/4 कर लो, चलो लेट्स से 7/4 था। सो अब वो पूछ रहा था कि जी वाई को आप सिंप्लीफाई करो। सो वाई को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 रेज टू दी पावर 7/4। 16 2 की पावर 4 होता है ना, देखो ना, 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 7 हो जाएगा। 2 रेज टू दी पावर जब आप 7 करोगे 32 64 और 128 विल बी योर आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक्स की सिंप्लीफिकेशन आ सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये है एक्स ए एक्स की पावर बी है, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर बेसिस सेम हो एंड अलजेब्राइक टर्म्स इफ दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो उनकी पावर जो है वो सिंपली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर होल पावर हो, यानी एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इन दैट केस एक्स की पावर ए भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक और एक्स है और उसमें एक पावर अंदर एम है एंड रेज टू द पावर 1/n है, सो एक्स की पावर m इंटू 1/n हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स एक्स की पावर m/n भी लिखा जाएगा। सो m/n भी ये लिखा जाएगा। सो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, बेसिस सेम हो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर दो टर्म्स पड़ी हुई लेट से a/b है और मैं इसका स्केयर ले रहा हूँ, तो मैं ऊपर भी स्केयर आएगा और नीचे भी मेरे पास जो है वो स्केयर आएगा। सिंपली पावर के ऊपर अगर पावर है तो आप उसको मल्टीप्लाई करा लोगे। उसके अलावा आपके पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशंस आ जाते हैं। एक्स और वाई की साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से 6 है, आप सॉल्व कर लोगे सिंपली। आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन का मेथड भी लगा सकते हो, चॉइस होते तो बहुत ईजी है। तो मैं इनको रिवाइज नहीं करवा रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं समटाइम्स, वो आपको कह देगा कि ये इक्वेशन है, ये बता दो कि एक्स की यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी। तो इस तरह से भी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स स्केयर है प्लस एक्स है प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 12 1 या 12 मिड टर्म ब्रेक लगा लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुटअप कर लो। सो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जो है वो आपके पास जो है वो पेपर में आ सकता है। सो ये चीज़ें होती हैं। मैं लेट से एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ये भी माइनस है लेट से, और ये भी मेरे पास लेट से माइनस है। सो 12 1 ज़ा 12 है। ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, बीच में मैंने -x बनाना है।
सो बीच में मैंने लेट से माइनस एक्स है, मैंने जब ना 12 1 12 है, तो दिस विल बी 4 3 12, सो मैं इसको माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। 4 3 12 है, मिड टर्म ब्रेक मैंने किया, x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, वहाँ पे भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक x की वैल्यू विल बी माइनस 3 एंड सेकंड x की वैल्यू विल बी 4। सो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपके पास सिंपली जो है वो सॉल्व करने वाली आ जाती हैं। उसके अलावा जो लास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं फार्मूलाज रिवाइज करवा देता हूँ अलजेब्राइक। सो फार्मूलाज की अगर बात की जाए तो दो तीन फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। एक तो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला, डैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सेकंड जो आपने फार्मूला याद रखना है वो डैट इज ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है, डैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन डैट केस माइनस 2ab। थर्ड जो आपने फार्मूला याद रखना है डैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड डैट इज ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी। सेकेंडली जो स्केयर्स के साथ साथ आपने क्यूब के फार्मूला देख लो, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आपने याद रख लो। सो ए का क्यूब आ जाएगा प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। आप यूं भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। माइनस के केस में फर्स्ट टर्म प्लस होगी, अगली टर्म माइनस होगी, फिर प्लस होगी, फिर ये वाली टर्म जो है वो माइनस होगी इन द केस जब मैं ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला खोलूंगा। अब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो वो कैसे ओपन होता है, डैट इज ओपन एज ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, रिमेंबर। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, डैट विल बी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर है। सो ये क्यूब और ये फॉर्मूला भी बता दिया। लास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, फॉल 2024 के अंदर क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मैंने पेपर में ऑलरेडी करवाए भी हुए हैं। उसने कहा था कि जी एक्स की वैल्यू लेट से 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो आप ये बताओ कि x प्लस 1/x एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू क्या होगी। सो मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाया भी है, पोर्टल के ऊपर अपलोडेड भी है, यूट्यूब के ऊपर भी शायद अपलोडेड है। सो 1/x क्या होता है, इन ऐसी केसेस में आपको 1/x निकालने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। वैसे तो मैं स्टेप कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए शॉर्टकट टेक्निक ये है कि आप सिंपली क्या कर लो कि 1/x को ये सपोज कर लेना है आपने, यूजली यही आता है। सो मैं आपको 1/x करके बता भी देता हूँ। 1/x जब मैं करूँगा तो डैट विल बी 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। सो मैं रैशनलाइज करने के लिए 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 माइनस अंडर रूट 3 से मैं डिवाइड भी करूंगा। सो ऊपर मेरे पास आई विल बी लेफ्ट विद 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड नीचे मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डैट इज ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ जाएगा। तो डैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्केयर इज 4, 4 में से 3 चला जाएगा एंड डैट विल बी 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 माइनस अंडर 3 बाय 1 करेंगे तो डैट इज 2 अंडर रूट 3 इज योर आंसर। सो 1/x आपके पास आ गया। तो एक शॉर्टकट टेक्निक ये है कि स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर x जो है वो इस फॉर्म में 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो x 1/x आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। सिमिलरली अगर ये माइनस है तो वो वाला प्लस आ जाएगा। अब इसका स्केयर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि x प्लस 1/x का होल स्केयर है, तो यहाँ पे मैंने प्लग इन करना है, दूसरी तरफ मैंने प्लग इन करना है x की वैल्यू डैट इज 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस करूंगा 1/x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3, मैं स्केयर कर लूंगा। सो मेरे पास प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 का स्केयर कर लूंगा मैं, और लेफ्ट साइड में मेरे पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सो प्लस प्लस 2ax है, b मेरे पास 1/x है, और ये आया था 2 का 2 प्लस 2 4, 4 का स्केयर 16 हो जाता है। x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस कर देंगे 14 आंसर आ जाएगा।